Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter accounting ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिया था डीके गोयल की बुक का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 46 कराने जा रही हूँ। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। अगर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देते तो क्या निकल आता है, शेयर होल्डर फंड। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दे रखी हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट और लोन और डिबेंचर्स दे रखे हैं। जो लोन और डिबेंचर्स है वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है। अब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 दे रखा है और इनकम टैक्स की रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट मैंने बता दी, इक्विटी बताई कैसे निकालनी है। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें प्रोप्राइटरी फंड मींस इक्विटी चाहिए अपॉन टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें करंट एसेट दे रखी है और टेंजिबल फिक्स एसेट उसको हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। उसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। देखिए बेटा इसका कैसे करना है, आपने इसका सोल्यूशन लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 पहले लिखिए आप इक्विटी। अब आपके पास इक्विटी की आइटम मैंने बताई है, फिर भी आप सुन लो। सबसे पहले इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल आती है और एक क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो लिख लीजिए इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दी हुई है दैट इज ₹1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बेटा, 1,50,000। तो इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 हमारे इक्विटी आ गई। इक्विटी को हम क्या भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं और प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। अब हमें डेट्स चाहिए। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या दे रखा है डेट के अंदर, एक तो हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं और एक हमें लोन दे रखा है। तो हम ये डेट्स में ले लेंगे। एक तो हमें दे रखे बेटा लोन और एक डिबेंचर्स, दोनों ही हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है। तो आप लिखिए इसका अमाउंट, हमारे डेट्स निकल आएंगे। लोन कितना है, दैट इज 4 लाख एंड डिबेंचर्स आर 2 लाख। एड इट विल बी 6 लाख। That will be 6 lakh. Now, number 1, it is asked you have to calculate debt equity ratio. How you will calculate? The formula of debt equity ratio is debt upon equity. Write down number 1. Debt equity ratio is equal to debt upon equity. Debts are given. Debt upon equity. Debt is given, that is 6 lakh and equity is 2,50,000. 2,50,000. ये आ जाएगा 2.4:1। आंसर हमारा आ गया। अब अगली रेशियो क्या पूछी है, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछी है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इक्विटी चाहिए, वो हम निकाल चुके हैं। दूसरा चाहिए हमें टोटल एसेट। पहले लिखिए टोटल एसेट्स। वैसे टोटल एसेट का फार्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब क्वेश्चन में नॉन करंट में सिर्फ एक ही आइटम दे रखी है। वैसे नॉन करंट मैंने बताया हुआ आपको 4 तरह की होती है, एक फिक्स एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक होती है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। वो मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा है। पर इसमें नॉन करंट एसेट में इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें टेंजिबल फिक्स एसेट दिया हुआ है दैट इज 7 लाख। तो टेंजिबल फिक्स एसेट ले लीजिए 7 लाख और करंट एसेट हमें दे रखी है ऑलरेडी दैट इज 5,50,000। तो इसको ऐड कर दीजिए, 7 लाख प्लस 5,50,000 दैट विल बी 12,50,000। नाउ राइट डाउन द फार्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 2, प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। प्रोप्राइटर फंड को हम और क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था इक्विटी भी बोलते हैं या शेयर होल्डर फंड भी बोला
जाता है, तो लिखिए फार्मूला जरूर लिखना आपने, इनटू 100 अगर कर देंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आ जाएगा अपॉन टोटल एसेट। अभी आपने प्रोप्राइटरी कितनी निकाली थी, दैट वाज 2,50,000 इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट मैंने अभी निकाली है, दैट इज 12,50,000। ये आ जाएगी 20%। अब आंसर चेक कर सकते हैं, यस बेटा यही आ रही है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अब इंटरेस्ट किसको देंगे, एक तो डिबेंचर होल्डर को देंगे और एक किसको देंगे, हम लेंडर को, जिन्होंने हमें लोन प्रोवाइड कर रखा है। तो पहले आप कैलकुलेशन करिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज इक्वल टू 2 लाख के हमारे डिबेंचर्स हैं, 12% इंटरेस्ट निकालना है इसके ऊपर, 2 लाख का 12% हो जाएगा 24,000। ठीक है बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 4 लाख इंटू 10/100, 4 लाख इंटू 10/100, इट विल बी 40,000। क्लियर हो गया। नाउ एड इट, दैट विल बिकम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। जो हमारा चार्ज है जो देना ही पड़ता है वो कितना आ गया, दैट इज 40,000 प्लस 24,000, देन इट विल बी 64,000। क्लियर हो गया। अब हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें अर्निंग जो है, प्रॉफिट जो है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। आपको पता है सबसे एंड में हम टैक्स माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब आफ्टर टैक्स दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लेट अस एज्यूम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, दैट वाज 100। नाउ इनकम टैक्स इज गिवन, दैट इज 50%। इनकम टैक्स 100 into 50%, it will be 50. Then net profit after tax is equal to 100 minus 50. It will be 50. अब मैंने ऐसा क्यों निकाला, लॉजिक का इसके पीछे, इसका रीजन ये है बेटा, हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमें बिफोर निकालना है। तो आफ्टर टैक्स एक तरह से 2 बार आ गया, एक तो ये 50 मैंने निकाला वो, और एक 50 जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखिए इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100। टैक्स से पहले कितना था, 100 था। उसके बाद इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100 150। और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 96,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 96,000, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100/50 इंटू 96,000। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 1,92,000। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अब अच्छा कुछ बच्चे तो इसी लेवल को ही समझते हैं, क्योंकि कई बच्चों का लेवल थोड़ा सा लो होता है, जो थोड़ा हाई होता है तो इस चीज को बहुत इजीली समझते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं होती इतना ज्यादा लेंथी करने की। आप क्या कर सकते हो, आपको ये समझ आती है कि जो टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट है वो 96 दे रखा है, तो ये 50 कौन सा है, जो रिमेनिंग वाला है, 100 में से 50 माइनस कर दिया तो 50, 100 से मल्टीप्लाई किया कि हमने फुल वैल्यू निकालनी है, टैक्स से पहले वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो वो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ये टैक्स के बाद वाली वैल्यू दी हुई है, तो फुल वैल्यू निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर तब भी 1,92,000 ही आएगा। अब हम कहाँ पहुंचे हैं, हम पहुंचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, पर हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, अगर आफ्टर दी इट मींस इंटरेस्ट माइनस हुआ पड़ा है, तो अब हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया था 40,000 एक था और 24,000 एक था,
तो आया था 64,000, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा बता रही हूँ, 4 लाख का 10% 40,000 आया था और 2 लाख का 12% 24 आया था, तो 64,000 हमारा था। तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,56,000। मैं दोबारा देखती हूँ, 2,56,000 आ गया हमारा। तो अब फार्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेटा इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का दूसरा नाम क्या होता है, डेट सर्विस रेशो। डेट सर्विस रेशो फार्मूला होता है इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। जो हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज निकाला था, ये क्यों निकाली जाती है, ये जानने के लिए कि कंपनी इतना पैसा कमा पा रही है कि इंटरेस्ट को कवर कर पाए, क्योंकि कंपनी को उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने आउटसाइडर को। तो ये कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 2,56,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज आपका 64,000 आया था, तो आप कट कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स। क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें कमेंट करने को नहीं कहा गया, अगर कमेंट करने को कहा होता तो हम पहले तो देखते डेट इक्विटी रेशियो जो है 2.4:1 है, जो कि 2:1 से ज्यादा है, जबकि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि डेट से पैसा लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम डेट से जब पैसा लेंगे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे अगर डेट इक्विटी रेशियो के बारे में कमेंट आता कि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्म की रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। और प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी कितनी है, 20% आई है। प्रोप्राइटरी रेशियो 20% का मतलब है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि 20% जो टोटल एसेट में सिर्फ हमारे फंड जो लगाए गए हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ने लगाए हैं। और उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कमेंट बोलूं तो कि ये बोलूंगी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी सिर्फ 4 टाइम्स ही पैसा कमा पा रही है, जितना इंटरेस्ट देना उसके 4 टाइम्स, जबकि इसकी स्टैंडर्ड रेशियो 6 और 7 टाइम होती है। इट मीन्स कंपनी को डिफिकल्टी होगी क्या करने में, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन देने में रेगुलरली, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है तो कंपनी बस पैसा कम रह जाता है इनको इंटरेस्ट देने के लिए, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं बता रहा, ठीक है बेटा। अब बेटा चलते हैं मैं अगली रेशियोज की तरफ। जैसे मैंने अभी तक आपको 2 रेशियोज कराई थी, एक लिक्विडिटी रेशियो कराई है और एक मैंने कराई है सोल्वेंसी रेशियो। जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके अंदर मैंने आपको 2 रेशियोज कराई थी, कौन कौन सी, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। और जो सोल्वेंसी रेशियोज में मैंने 4 रेशियोज कराई है, एक डेट इक्विटी रेशियो, एक कराई है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरी कराई थी मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो, अब और उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कराई थी। अब लिखिए नंबर 3 एक्टिविटी रेशो और इसका और दूसरा नाम क्या है, टर्नओवर रेशो। ये रेशो क्यों निकाली जाती है, ये जानने के लिए निकाली जाती है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, कि कंपनी को जो अवेलेबल रिसोर्सेज है कंपनी उससे कितना अच्छा यूज करके अपना जो है एफिशिएंसी बढ़ा रही है, अच्छा इफेक्टिवली काम कर रही है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी रेशियोज आती हैं, जैसे नंबर 1 लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री की ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अभी मैं 1 बाय 1 इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आती है बेटा ट्रेड पेबल, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल को लिख लीजिए डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद नंबर 3 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद बेटा जो ट्रेड पेबल है उसको हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और जो फोर्थ है
हमारी कौन सी है, हाँ जी फोर्थ हमारी है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। अब आप इसी में 4 आती है, इसके बाद हम जो हमारी फोर्थ रह रही है रेशो वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी एक्टिविटी रेशो में भी सिर्फ अभी एक ही करवा रही हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ऐसी रेशो जिसके अंदर हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी बिकती जा रही है, कि कितनी जल्दी जल्दी हम इन्वेंट्रीज को क्या करें, बेच रहे हैं। तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला लिखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू cost of revenue from operations, revenue from operations upon एवरेज इन्वेंट्री। हम ये जानना चाहते हैं, ये रेशो निकाल के कि कितना जल्दी से हम इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इज इक्वल टू डैश डैश टाइम्स। हमारा आंसर टाइम्स में आएगा, जितनी भी एक्टिविटीज रेशो करेंगे उसका आंसर टाइम्स में आएगा। अब इसका कोई स्टैंडर्ड रेशो तो नहीं है, पर जितनी आईटीआर ज्यादा हो उतनी अच्छी है, यानी कि हमारा स्टॉक जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेल्स में। और जितना कम हो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है कि हमारा पैसा स्टॉक में फंसा हुआ है, वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से निकालते हैं मैं वो बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम और क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में मैं इसके लिख रही हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने +1 में किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके 3 फार्मूले हैं, एक लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट में ये वाले ले लेना जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक फार्मूला तो बेटा ये है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो गुड्स को बेचा है उसको बनाने में कितना खर्च हुआ था। या एक फार्मूला और है, लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं या कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब अगर क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट दिया हो तो रेवेन्यू फ्रॉम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम क्या माइनस कर दें, ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दें तो ये निकल आता है। या एक फार्मूला और है, लिखिए कॉस्ट ऑफ, और लिख लो बीच में कोई एक लगेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रोस लॉस, प्लस ग्रोस लॉस। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है ये समझना है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब, तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स भी बोलते हैं। पहले तो नेट सेल में क्या आता है, नेट सेल भी कहते हैं इसको। नेट सेल्स में क्या आता है, एक आता है हमारा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है बेटा। अब कैश सेल मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल को हम क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल रिटर्न।
यानी कि जब हम कैश सेल करें, क्रेडिट सेल करें, दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से अगर हम सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं बेटा, तो आपका क्या निकल के आता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। अब ये तो हमने फार्मूले का ऊपर वाला पॉइंट सीखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कैसे निकलता है वो मैंने बताया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, नेट रेवेन्यू, वो बता दिया। अब चलते हैं एवरेज इन्वेंट्री की तरफ। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फार्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला पता चल गया क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक ही होती है, इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो वो टाइम्स में आती है, पर कभी कभी हमें क्या पूछा होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसी से रिलेटेड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछा होता है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वो होता क्या बता रही हूं अभी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, या इसको क्या कहते हैं, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितने दिन तक रहेगी। इसका फार्मूला क्या है, लिखिए, डेज इन ए ईयर, डेज इन ए ईयर, अगर डेज में पूछा तो डेज आएगा, अगर ना हमें मंथ में पूछा तो मंथ्स इन ए ईयर अपॉन आईटीआर। आईटीआर मतलब जो हमने अभी निकाली है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये याद रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होती है, पर होल्डिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा। नेचुरली से रिवर्स जा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि आईटीआर हमने नीचे लिखी है यहाँ पर, जितना कम हो पीरियड, इसका मतलब जितना जल्दी हमारा स्टॉक बिक जाए वो अच्छी बात है, कम दिनों में बिक जाए वो अच्छी बात है। अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो जाए तो कंपनी के लिए गलत बात है कि उनका पैसा काफी दिन तक इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, वो सेल हो ही नहीं रहा। तो ये याद रखना, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी कहते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 47 करा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है। हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। परचेजेस दे रखी है, सेल और सेल रिटर्न दे रखा है। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेजेस भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, हम उसको 0 ले लेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। तो किस तरह से करना है समझ लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 47। पहले आप सबसे पहले निकालिए एवरेज इन्वेंट्री। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या बताया था, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए। तो लिखिए जरा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है 92,400, क्लोजिंग कितनी है 67,600 अपॉन 2। तो आप इसको ऐड करिए, $1,60,000/2, ये आ जाएगा बेटा 80,000। 80,000 की हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो सेल में से अगर हम सेल रिटर्न माइनस कर दे फिर तो नेट रेवेन्यू ही आएगी ना, पर हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमारे पास नहीं है और कोई सोर्स भी नहीं है निकालने का, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 ले लेंगे। ओपनिंग कितनी है बेटा 92,400, परचेजेस दे रखे हैं। अब कई बार क्या होता है, परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो नेट परचेज ही होंगे फिर, यानी कि हमारे पास कई बार रिटर्न होता ही नहीं है, गुड्स हम वापिस ही नहीं करते हैं कई बार अपने सप्लायर को। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह 0 लिख लो, माइनस 67,600 लिख लो। तो आप लिखिए जरा
ये आया 367600, उसमें से 67,600 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ₹3 लाख। 3 लाख का कॉस्ट ऑफ RFO आ गया। अब आप फार्मूला लिखिए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अभी आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, ठीक है, कितनी आई थी, अभी मैंने निकाली है, मैं बताती हूँ कितनी आई थी आपकी, 80,000 आई थी, है ना। वो लिख दी हमने। कॉस्ट कितनी आपकी 3 लाख। 30/8, इसको और कट कर दीजिए, 3.75 टाइम्स आ गई। मैंने आंसर भी चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें परचेजेस दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड दी हुई है। रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। कैरीज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज आउटवर्ड नहीं आता क्योंकि आपको पता ही है ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं आते, मैन्युफैक्चरिंग में वो काम नहीं आते, इसलिए वेजेस आएगा, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो ऑफिस का एक्सपेंस है। रेंट भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑफिस का एक्सपेंस है। तो परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न आएगा। और हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, हमें कॉस्ट ऑफ RFO में काम आ जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो करिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग दे रखी है, उन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप पहले जो मर्जी निकालो, कॉस्ट ऑफ RFO निकालो या एवरेज इन्वेंट्री निकालो, वो आपके ऊपर है, जो मर्जी आप निकाल सकते हो। पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल रही हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है हमारे को दे रखी है 72,000 और क्लोजिंग हमें 88 दे रखी है 1000 अपॉन 2, 1,60,000 अपॉन 2, तो आ जाएगी बेटा 80,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट में यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, कैरेज इनवर्ड दे रखा है हमें और वेजेस दे रखे हैं, बस ये दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें 72,000 दे रखी है, नेट परचेजेस की जगह में परचेज माइनस परचेज रिटर्न करना पड़ेगा, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, और कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है हमें बेटा 15,000 दे रखा है, और वेजेस कितने दे रखे हैं हमें, वेजेस हमारा है बेटा 25,000 और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 88,000। तो आप इसको कर लीजिए, 72,000 एक है और इसको मैं 3,36,000 ले रही हूँ, 3,36,000 और 15,000 एक है और 25,000 एक है। $4,48,000 आ गया। 4,48,000 में से हमने ये माइनस कर देना है 88,000। ठीक है, $3,60,000 आ जाएगा। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, 4,48,000 में से 88 माइनस कर देना है, 3,60,000 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, 3,60,000 आ गया। अब हम लगाएंगे फार्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, फार्मूला जो लिखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन AI, आप लेकिन फुल फॉर्म लिख के आना। अब आपके सामने है कॉस्ट कितनी है, 3,60,000 आई है और एवरेज इन्वेंट्री आई है 80,000। तो आप इसको फिल कर दीजिए। ये आ जाएगी 4.5 टाइम्स। अब आंसर चेक कर लीजिए, 4.5 टाइम्स। यस बेटा, यही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ त्रिवेणी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। हमें त्रिवेणी लिमिटेड की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री दी हुई है, एम्प्लॉइज बेनिफिट है, एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और पर्टिकुलर नोट्स में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अब हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है। इसमें हमें एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 लेना है। तो आप पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है, क्योंकि एम्प्लॉइज बेनिफिट में हमारे कुछ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट आते हैं, तो हमें अभी नहीं पता तो हम नहीं लेंगे। आप लिखिए पहले एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है बेटा 95,000 है, क्लोजिंग जो है वो कितनी है 70,000 अपॉन 2। ये आ जाएगी 1,65,000 अपॉन 2, 82,500 की हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे लेंगे, हम लेंगे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, अभी वैसे तो हमारे पास क्या होना चाहिए परचेजेस भी है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है हमें, स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। अब ओपनिंग तो चलो पता है हमें 95,000 है, अब परचेजेस कितनी लेंगे हम, दैट इज 5,36,000। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर डायरेक्ट कौन से हैं, तो हम इसको 0 ले लेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता, यहाँ तो हमें नोट्स में बताया गया होता कि कौन से वाले हैं, जैसे मान लो वेजेस होता, कैरियज होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता, डायरेक्ट लिखा होता तो हम वो लेते, तो इसीलिए अब हम ले नहीं रहे। ये आ जाएगा 6,31,000 माइनस 70,000। मैं फिर भी एक बार कैलकुलेट करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, 6,31,000 में से हम 70,000 क्या कर देंगे माइनस, 5,61,000 आ जाएगा, 5,61,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या है, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भर देंगे 5,61,000, लिख लीजिए 5,61,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, 5,61,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली थी 82,500। तो आप इसको कट कर दीजिए जितना हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा 5,610 अपॉन 825। 5 के टेबल में कट कर दो, ये आ गया 1122 डिवाइडेड बाय 165। ठीक है, अभी और कटेगा नहीं, तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 122 डिवाइडेड बाय 165। तो मैं इसको देखती हूँ, नाइन 990, ये आ गया 6 से पहले। ठीक है, ये आया, ये आ गया बेटा 6.8 टाइम्स। मैंने करके देखा तो हमारा आंसर आ गया 6.8 टाइम्स। क्लियर हो गया बेटा, लिख लीजिए 6.8 टाइम्स। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन में हमें पूछी हुई है, हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और साथ में हमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी पूछी हुई है, जिसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री पूछी है हम उसी में ही निकालते हैं।
अब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, आप नोट्स में देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अब इसमें नोट्स में आप देखिए हमें एम्प्लॉइज बेनिफिट में कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वेजेस और सैलरीज। वेजेस तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी हमने नहीं लेनी क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना, सेलिंग नहीं लेना क्योंकि ये सेल से रिलेटेड वाले एक्सपेंसेस है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। आपको याद होगा जब हम बनाते थे +1 में हमने किया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो आप ये वाले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है और क्या है, वेजेस है, और इसके अलावा ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेंगे और परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड ले लेंगे। तो अब आप लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 50। इसके लिए पहले आप एवरेज इन्वेंट्री निकालिए। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग चाहिए, वो है 1,25,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,55,000 अपॉन 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,80,000 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1,40,000। मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है बेटा, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,40,000। अब आप लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 1,25,000। अब क्वेश्चन की जो परचेजेस है वो कितने हैं, दैट इज 6,50,000 प्लस डायरेक्ट में कितने दे रखे हैं हमें एक्सपेंसेस, डायरेक्ट में हमें वेजेस दे रखे हैं, मैं वेजेस लिख रही हूं, दैट इज 1,48,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हैं, दैट इज 72,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 1,55,000 दी हुई है। तो अब आप इसको पहले कर लीजिए, ये आ गया 7,75,000। ठीक है, और ये इसका टोटल करें तो 2,20,000 माइनस 1,55,000। तो अब आप करिए जरा, 775 प्लस 220 ऐड करना हमने इसको, 9,95,000 आ गया, उसमें हम 1,55,000 माइनस कर देते हैं, 1,55,000 माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा 8,40,000। अब आप क्या करेंगे, अब आप फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला था 8,40,000, एवरेज इन्वेंट्री आपका आया था ये देखिए 1,40,000। तो आप इसको कट कर दीजिए, सिक्स टाइम्स आ जाएगा आपका आंसर। आप चेक करिए, यस बेटा। अभी आपको और क्या पूछा हुआ है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री लिखा हो या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड लिखा हो, एक ही होता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि डेज में निकालना है, हम डेज में ही निकालेंगे, मंथ में भी निकाल सकते हैं, पर आपको नहीं कुछ भी पूछा हुआ तो आपको पता है एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 6 से ले लीजिए, ये आएगा 60.8 आया, पर डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते। आप इसको लिख दो और 61 डेज की 61 डेज लगेंगे कि हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, सेल में कन्वर्ट हो जाएगी कि 61 डेज के अंदर हमने क्या कर देना है, इन्वेंट्री को बेच देना है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49 और 50।
तो इस वीडियो में मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही सिखाया है। अभी अगली वीडियो में भी आपको पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही सिखाऊंगी। ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।